नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मोहनदास करमचंद गांधी की बात करेंगे, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे हम उन्हें जानते हैं। बिल्कुल, महात्मा गांधी की नहीं बल्कि उस नौजवान वकील की जो दक्षिण अफ्रीका गया और पूरी तरह बदल गया। हाँ, हम सब भारत की आज़ादी की लड़ाई वाले गांधी को जानते हैं, पर वो गांधी बना कैसे? हमारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गांधीज क्रूसिबल, द बर्थ ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका नाम की एक किताब के कुछ हिस्से हैं। हम्म। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे एक वकील जो सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहता था, दुनिया का सबसे अनोखा मतलब एक पॉलिटिकल हथियार सत्याग्रह बना दिया। हाँ, और इसके लिए हमें उस समय के मतलब 1890s के दक्षिण अफ्रीका को समझना होगा। वो एक ऐसी जगह थी जहां नस्लीय भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। और गांधी जी वहां पहुंचे कैसे थे? वो 1893 में गुजराती व्यापारी का केस लड़ने गए थे। सोचा था 1 साल में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वहां लगभग 21 साल 1914 तक रुक गए। 21 साल? हाँ, और वो जगह उनके लिए एक तरह से एक लैब बन गई जहां उन्होंने अपने सारे आइडियाज को परखा। तो जब वो वहां पहुंचे, भारतीयों के लिए हालात असल में कितने बुरे थे? मैंने पढ़ा है कि उन्हें कुली कहकर बुलाया जाता था, चाहे कोई वकील हो या व्यापारी। कुली तो एक आम बात थी, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब थे। देखिए, भारतीय कम्युनिटी वहां 3 हिस्सों में बटी हुई थी। अच्छा। पहले थे गिलमिटिया मजदूर, जिन्हें अंग्रेज 1890 के बाद दक्षिण भारत से गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाए थे। एक तरह से बंधुआ मजदूर। और दूसरे? उनके पीछे पीछे आए व्यापारी, ज्यादातर मेमन मुसलमान। और तीसरी कैटेगरी थी उन लोगों की जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद वहीं बस गए थे। दिक्कत ये थी कि इनमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, और सरकार इसका पूरा फायदा उठा रही थी। किस तरह का फायदा? मतलब कानूनी तौर पर उनके साथ क्या भेदभाव होता था? कानूनी तौर पर तो उन्हें लगभग इंसान ही नहीं समझा जाता था। वोट देने का अधिकार नहीं, अच्छी जगहों पर जमीन नहीं खरीद सकते थे। और रहने की जगह? उन्हें गंदी और भीड़-भाड़ वाली बस्तियों में ही रहना पड़ता था। कुछ शहरों में तो नियम था कि रात 9 बजे के बाद कोई भी एशियाई या अफ्रीकी बिना परमिट के घर से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ तक के फुटपाथ पर भी नहीं चल सकते थे। फुटपाथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये रोजमर्रा की जिंदगी में बेइज्जती करने जैसा था। तो ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये हर पल उन्हें उनकी जगह याद दिलाने का एक तरीका था। बिल्कुल। इसी माहौल में गांधी ने अपना काम शुरू किया। तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया? क्या वो सीधे मतलब सड़कों पर उतर आए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में वो पूरी तरह से एक ब्रिटिश ट्रेन्ड वकील की तरह काम कर रहे थे। हमारे डॉक्यूमेंट्स इस फेज को नरमपंथी चरण कहते हैं। अच्छा, ये 1894 से 1906 तक का दौर था, है ना? हाँ, उनका तरीका बहुत सीधा था। याचिकाएं लिखना, ज्ञापन यानी मेमोरेंडम भेजना और अधिकारियों से मिलना। मतलब वो सिर्फ चिट्ठियां लिख रहे थे? क्या उन्हें सच में लगता था कि इससे कुछ होगा? उन्हें पूरी उम्मीद थी। उनका मानना था कि ब्रिटिश एम्पायर मतलब असल में तो न्याय पर आधारित है। अगर लंदन में बैठे बड़े अधिकारियों को ये बताया जाए कि उनकी ही प्रजा के साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो वो जरूर वो दखल देंगे। हाँ, वो सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम से न्याय की अपील कर रहे थे। और लोगों को एकजुट करने के लिए भी तो उन्होंने कुछ किया होगा। बिल्कुल। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई ताकि व्यापारियों, पढ़े लिखे लोगों और आम भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। फिर इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी शुरू किया। लेकिन ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर हो रहा था। हाँ, ये बात साफ रखनी होगी। वो एक सुधारक थे, क्रांतिकारी नहीं। अभी तक नहीं। अभी तक नहीं? इसका मतलब है 1906 में कुछ बड़ा हुआ। वो क्या था जिसने गांधी को अपना तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया? 1906 में ट्रांसवाल की सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया जिसने साफ कर दिया कि सिस्टम के अंदर रहकर न्याय मिलना नामुमकिन है। उसे ब्लैक एक्ट कहा गया। अच्छा, वो कानून जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या था उसमें सा? उस कानून के मुताबिक 8 साल से ज्यादा उम्र के हर भारतीय को, मर्द, औरत और बच्चे, 8 साल के बच्चे को भी? हाँ, सबको हर समय अपनी उंगलियों के निशान वाला एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास रखना जरूरी था। और अगर ना हो तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, जुर्माना लगा सकती थी या देश से निकाल सकती थी। ये तो सच में अपराधियों जैसा बर्ताव है। ये पहचान पत्र नहीं, एक तरह का दाग था जिसे हमेशा साथ लेकर चलना है। बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी और यहीं पर गांधी ने कहा, बस बहुत हुआ। उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाई और पहली बार लोगों से कहा, हम इस कानून को नहीं मानेंगे। भले ही जेल जाना पड़े। हाँ, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। और यहीं से असल में सत्याग्रह का आइडिया पैदा हुआ। हालांकि नाम बाद में आया। हाँ, सत्याग्रह शब्द बाद में आया, लेकिन उसका जन्म यही हुआ। ये सिर्फ निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, गांधी के लिए ये सत्य के लिए आग्रह था। मतलब हम सच के लिए लड़ेंगे और बिना हिंसा के लड़ेंगे और अपने विरोधी का दिल बदलने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन सरकार तो मानी नहीं होगी, उसने तो और सख्ती की होगी। बिल्कुल, गांधी समेत कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर सरकार ने एक चाल चली। जनरल स्मट्स ने गांधी से एक समझौता किया। अच्छा। कि अगर भारतीय अपनी मर्जी से रजिस्टर कर लें तो वो इस काले कानून को रद्द कर देंगे। गांधी मान गए। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो कानून के दुश्मन नहीं बल्कि इस अपमान के खिलाफ है। लेकिन सरकार ने धोखा दिया है ना? हाँ, जैसे ही ज्यादातर भारतीयों ने रजिस्टर किया, सरकार अपने वादे से मुकर गई। शायद उन्हें लगा कि आंदोलन खत्म हो गया। हाँ, या उन्होंने इसे भारतीयों की कमजोरी समझा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और इस धोखे का जवाब हाँ, वो तो बहुत जबरदस्त था। जबरदस्त। गांधी और उनके समर्थकों ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और हजारों लोगों के सामने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को आग लगा दी। जरा सोचिए वो नजारा। हाँ, सैकड़ों लोग जिन्होंने डर डर के रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब खुलेआम सरकार के दिए कागजात जला रहे थे। ये सिर्फ कागज नहीं जल रहा था, डर जल रहा था। ये एक ऐसा सिंबॉलिक एक्शन था जिसने पूरी दुनिया में दक्षिण अफ्रीका की सरकार की इमेज खराब कर दी। बिल्कुल। तो क्या ये लड़ाई सिर्फ इस एक रजिस्ट्रेशन कानून तक ही सीमित रही या फिर ये और फैल गई? नहीं, अब तो पैंडोरास बॉक्स खुल चुका था। इसके बाद संघर्ष 3 और बड़े मुद्दों पर फैल गया। अच्छा। ने एक और कानून बनाकर भारतीयों के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने पर रोक लगा दी। तो भारतीयों ने इसका विरोध करने के लिए गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करना शुरू कर दिया और गिरफ्तारियां दी। मतलब सविनय अवज्ञा का एक और रूप। और दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा था 3 पाउंड का पोल टैक्स। ये टैक्स उन सभी पूर्व गिरमिटिया मजदूरों पर लगाया गया था जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में ही रहना चाहते थे। 3 पाउंड? उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम होती होगी। बहुत बड़ी। एक मजदूर जो महीने में मुश्किल से 10 शिलिंग कमाता था, उसके लिए 3 पाउंड एक पहाड़ जैसी रकम थी। ये सीधे सीधे उन गरीब मजदूरों पर हमला था। तो सरकार जानबूझकर उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ना चाहती थी ताकि वो भारत वापस लौट जाए। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इस टैक्स को हटाने की मांग ने आंदोलन का बेस बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों या व्यापारियों की लड़ाई नहीं रही, ये गरीब मजदूरों की भी लड़ाई बन गई। हाँ। और तीसरा मुद्दा जिसने शायद सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, वो था भारतीय शादियों को अमान्य करार देना। क्या? वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सिर्फ ईसाई रीति रिवाज से हुई शादियां ही कानूनी हैं। इसका मतलब था कि सारी हिंदू, मुस्लिम और पारसी शादियां अवैध थीं। और उन शादियों से पैदा हुए बच्चे नाजायज। हाँ, ये तो सीधे सीधे परिवार और महिलाओं के सम्मान पर हमला था। बिल्कुल। और इसे ऐसा ही देखा गया। इस एक फैसले ने वो कर दिखाया जो पहले नहीं हुआ था। वो महिलाएं जो अब तक घरों में रहती थीं, वो भी सड़कों पर उतर आईं। कस्तूरबा गांधी भी उनमें शामिल थी। हाँ, उन्होंने भी कानून तोड़ा और जेल गईं। इस एक कदम ने आंदोलन को एक नई नैतिक शक्ति दी, एक मॉरल हाई ग्राउंड दिया। इसका असर तो बहुत बड़ा हुआ होगा। बहुत बड़ा। खदानों और बागानों में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने हड़ताल कर दी। पूरा देश एक तरह से ठप पड़ गया। मामला इंटरनेशनल बन गया था, है ना? हाँ, इतना बढ़ गया कि भारत में बैठे वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, जो खुद ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी खुलेआम दक्षिण अफ्रीका की सरकार की निंदा की। यह अब एक लोकल प्रोटेस्ट नहीं रह गया था। लेकिन इतने बड़े आंदोलन को सालों तक चलाना, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। लोग जेल जा रहे थे, हड़ताल पर थे, तो उनके परिवार कैसे चल रहे थे? मतलब खाना पीना, बच्चों की देखभाल। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसी सवाल के जवाब में गांधी के आंदोलन की असली रीढ़ छिपी है। फीनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। ये कम्युनिटी फार्म्स थे, है ना? ये सिर्फ कम्युनिटी फार्म्स नहीं थे, ये आंदोलन के पावर हाउस थे। जब सत्याग्रही जेल जाते तो उनके परिवारों की देखभाल इन्हीं फार्म्स पर होती थी। पहला था फीनिक्स फार्म 1904 में। हाँ, यहाँ सादा जीवन, मेहनत और आत्मनिर्भरता पर जोर था। और फिर 1910 में बना टॉल्स्टॉय फार्म,
जो रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर था। गांधी उनसे बहुत प्रभावित थे। बहुत ज्यादा। ये फार्म सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये गांधी के सपनों के समाज का एक छोटा सा मॉडल था। वहां सब मिलकर काम करते थे, खेती, बढ़ईगिरी, चप्पल बनाना, सब कुछ। सब कुछ। वहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। ये असल में उन आश्रमों के पहले मॉडल थे जो गांधी जी ने बाद में साबरमती और सेवाग्राम में बनाए। तो इन फॉर्म्स के बिना ये आंदोलन इतने लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। तो सालों के इस संघर्ष के बाद नतीजा क्या निकला? क्या सरकार झुकी? हाँ, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। गांधी, वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग और जनरल स्मट्स के बीच लंबी बातचीत हुई और अंत में एक समझौता हुआ। और इस समझौते में भारतीयों को क्या मिला? क्या उनकी सारी मांगें मान ली गईं? सारी तो नहीं, लेकिन 3 मुख्य मांगें मान ली गईं। वो 3 पाउंड का पोल टैक्स खत्म कर दिया गया। अच्छा। वो अपमानजनक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए और भारतीय शादियों को कानूनी मान्यता मिल गई। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस राजनीतिक जीत के अलावा एक इंसान और एक नेता के तौर पर गांधी ने इन 20 सालों में क्या सीखा? हमारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से गांधी के लिए 4 बड़े सबक थे। पहला, उन्होंने आम लोगों की ताकत को पहचाना। उन्हें समझ आया कि साधारण लोगों में भी एक बड़े मकसद के लिए त्याग करने और कष्ट सहने की जबरदस्त क्षमता होती है। और दूसरा? उन्होंने भारतीयों को एकजुट करना सीखा, धर्म, जाति, क्लास, इन सब से ऊपर उठकर। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर व्यापारी, गरीब मजदूर, सबको एक साथ लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और एक कड़वा सबक भी था, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ, तीसरा सबक यही था, उन्होंने सीखा कि एक नेता को कभी-कभी अपने ही जोशीले समर्थकों के खिलाफ जाकर भी कड़े और अलोकप्रिय फैसले लेने पड़ते हैं। हमेशा वो नहीं किया जा सकता जो भीड़ चाहती है। सही बात है। और सबसे अहम, उन्होंने राजनीति और लीडरशिप की अपनी एक बिल्कुल नई स्टाइल बना ली थी। दक्षिण अफ्रीका वो लैब थी जहां उन्होंने सत्याग्रह को परखा और सफल साबित किया। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये सत्याग्रह आखिर है क्या? क्योंकि ये सिर्फ शांति से मार्च करना या धरना देना तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी बुनियाद 2 चीजों पर है, सत्य और अहिंसा। और निडरता। हाँ, एक सत्याग्रही को निडर होना पड़ता है और अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना पड़ता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लेकिन इसमें एक दिमागी पहलू भी आया ना, एक साइकोलॉजिकल एंगल। वही सबसे जरूरी है। एक सत्याग्रही को खुद कष्ट सहने के लिए तैयार रहना होता है, लेकिन अपने दुश्मन के लिए मन में नफरत या गुस्सा नहीं रखना होता। लड़ाई बुराई से है, बुरा करने वाले इंसान से नहीं। बिल्कुल। उसे इतना नैतिक बल दिखाना होता है कि सामने वाले का दिल पिघल जाए। ये तो सुनने में लगभग सुपर ह्यूमन लगता है कि कोई आपको मार रहा हो और आपको उसके लिए नफरत महसूस नहीं करनी। ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए गांधी कहते थे कि सत्याग्रह कायरों का नहीं बल्कि बहादुरों का हथियार है। उनका मानना था कि कायरता से तो हिंसा बेहतर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हिंसा में भी एक तरह का साहस तो लगता है, लेकिन बिना हाथ उठाए सिर्फ अपनी आत्मशक्ति के बल पर मार खाते रहना, इसके लिए कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए। डॉक्यूमेंट में एक ब्रिटिश स्कॉलर गिलबर्ट मरे का जिक्र है। उन्होंने गांधी को एक खतरनाक और असुविधाजनक दुश्मन कहा था। हाँ, और उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि आप गांधी से कैसे लड़ेंगे? आप उनके शरीर पर हमला कर सकते हैं, उन्हें जेल में डाल सकते हैं। हाँ, तक कि उन्हें मार भी सकते हैं। हाँ, लेकिन आप उनकी आत्मा को नहीं जीत सकते, और जब तक आप उनकी आत्मा को नहीं जीतते, आप असल में कभी नहीं जीतते। यही सत्याग्रह की असली ताकत थी। तो 1914 में जब गांधी भारत लौटे, तो वो इंसान नहीं थे जो 1893 में गया था। वो एक ऐसे लीडर थे जिसके पास एक पूरी तरह से टेस्टेड तकनीक थी, एक जन आंदोलन खड़ा करने का पूरा ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स इसी बदलाव की कहानी को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। और वो सवाल क्या है? सत्याग्रह के जो सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, एक मकसद के लिए कष्ट सहने की इच्छा और अपने दुश्मन में भी इंसानियत देखना, ये सब दक्षिण अफ्रीका के एक खास समय और समाज में बने थे। और सोचने वाली बात ये है कि आज की दुनिया में, जहां डिजिटल गुस्सा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जहां तुरंत टकराव का बोलबाला है और धैर्य की बहुत कमी है, क्या इतने गहरे व्यक्तिगत विश्वास और आत्मपीड़ा पर आधारित कोई आंदोलन आज सच में सफल हो सकता है? या सत्याग्रह अपने उस अनोखे समय, उस जगह और उस अनोखे लीडर की ही देन थी?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको आज मिलकर खोजना होगा।